नमस्कार साथियों, इतिहास की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छा प्रदर्शन करोगे अच्छी पढ़ाई करके। आज का अपना वीडियो रहेगा हर्षकालीन भारत, इससे संबंधित। और इससे पहले, इस वीडियो से पहले मैंने 11 वीडियो और डाल रखे हैं इतिहास विषय के। उन्हें नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से समझाया है उसमें कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से मेरिट में आने वाला बच्चा है जो कि तैयारी करता है। दोस्तों, बीच बीच में मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक टॉपर विद्यार्थी है, मेरे विद्यालय का एक विद्यार्थी है जिसने कला वर्ग से 95% अंक प्राप्त किए हैं, और भी विद्यालयों के जो विद्यार्थी है जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो उन्होंने तैयारी कैसे की उसके बारे में भी उनकी जो बेसिक जानकारी वो आपको इस वीडियो के साथ साथ में देता आ रहा हूं। तो आप भी अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा। आज का अपना वीडियो रहेगा हर्षकालीन भारत। किससे संबंधित रहेगा? हर्षकालीन भारत। अब कुछ वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी केवल बेसिकली। अब कुछ विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं कि अपने 6-7 पार्ट है और 6-7 पार्ट में से जल्दी ही क्यों न करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनेगा, इसलिए आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ना है। ज़्यादा वो कहता है ना कि जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। हर्षकालीन भारत से संबंधित सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन कैसा था और किस प्रकार से धार्मिक जीवन के बारे में, हर्ष का जो धार्मिक व्यवस्था के बारे में इनके जो विचार थे उनके बारे में अपन काफ़ी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। अब गुप्त साम्राज्य का जो विघटन हुआ, आपने पढ़ा था कि गोड़ो जनजाति है या फिर जो जाति थी या फिर साम्राज्य था जिनकी वजह से ये जो गुप्त साम्राज्य है उनका विघटन हो गया। अब देखिए, हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। कहाँ हुई? हरियाणा के थानेश्वर में। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि लाइव क्लास लगाई। अब लाइव क्लास में दोस्तों ये प्रश्न प्रत्येक लाइन थोड़ी लिखी जाती है, इसलिए आप भी अपने पास में कॉपी नोटबुक वगैरह लेके बैठिएगा और उनसे आप पढ़िएगा। तो देखिए, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई और हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। हर्षवर्धन के अनुसार, माफी चाहूंगा, हर्षचरित के अनुसार प्रभाकर वर्धन इस वंश का कौन सा था? चौथा शासक था। और उसके पश्चात हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना और वह 647 ईस्वी तक शासन रहा और शासन किया इन्होंने। हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाई। इसमें देखिए दोस्तों, प्रश्न 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, छोटे प्रश्न। आप यदि 12वीं क्लास के बाद में भी यदि कोई एग्जाम देना चाहो, मान लिया बीएसटीसी का है या फिर पीटीटी का है या अन्य कंपटीशन एग्जाम देना चाहोगे ना, तो भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो ये आप देख लीजिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से बन रहा है, पुष्यभूति वंश की स्थापना हरियाणा के थानेश्वर में, और उसके बाद में प्रभाकर वर्धन, और उसके बाद में ये यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए, काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो कि पहले दिन से, पहली क्लास से जुड़े हुए हैं, रेगुलर हैं। तो कुछ विद्यार्थियों के 2-3 विद्यार्थी हैं जो कि रेगुलर अपने जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वीडियो उन्होंने देखा है। आपने भी एक से लगा करके आज ये 12वां वीडियो अपना है, तो 12 वीडियो पूरे के पूरे देख लिए तो कमेंट कीजिएगा, आप का भी नाम हम वीडियो में शामिल करेंगे। अब कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक विद्यार्थी अपने लक्ष्मण राम पंवार, जो कि सर, आई एम लक्ष्मण राम, रीडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल विलेज चोटू डिस्ट बाड़मेर, ये बाड़मेर के हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आगे वीडियो शेयर कीजिएगा। उसके बाद में बीकानेर से ज्योति कुमार और अनिशा गोदारा, जो कि गंगानगर से, एमडी स्कूल गरसाना से। तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन किया आप लोगों ने, और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं वीडियो पे, लेकिन दो तीन अपन आगे आने वाले वीडियो में सभी विद्यार्थियों के नाम है जो कि शामिल करेंगे। अब देखिए, हर्ष विजय साम्राज्य विस्तार हस्तलिखित है। कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा मैं समझाता हूँ, आप भी साथ साथ में लिखते जाइएगा, क्योंकि इतनी
जो समय अभाव के कारण केवल हस्तलिखित के माध्यम से ही आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें देखिए दोस्तों, हर्ष, विजय, साम्राज्य और विस्तार, इस टॉपिक में अपन हर्ष के बारे में पढ़ेंगे और हर्ष ने कौन कौन सी जगह या फिर कहां कहां विजय प्राप्त की, और उसके बाद में साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक इस बंदे ने किया। इसके बारे में इतनी ही जानकारी अपने एग्जाम में पूछी जाएगी, तो उनसे संबंधित अपन पढ़ लेते हैं। अब हर्ष से संबंधित, अब हर्ष अपन पढ़ रहे हैं, हर्ष राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो देखिए सबसे पहला स्रोत होता है कि उसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। इतिहास में सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि आप अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अशोक के बारे में जानकारी आपको कहां से मिली यार, उस समय का था वो, तो उस समय के बारे में जानकारी कैसे आपने उपलब्ध कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, तो अरे हड़प्पा सभ्यता तो है, लेकिन उसके बारे में आपने जानकारी कहां से प्राप्त कर ली, तो आपको स्रोत के बारे में पहले पढ़ना होगा। तो देखिए जानकारी इसमें देखिए अभिलेखों से प्राप्त हुई, हर्षचरित व हविनसांग के विवरण। हर्षवर्धन के समय में हविनसांग आया था, विदेशी यात्री, और उसने पूरा विवरण लिखा था हर्ष के साम्राज्य के बारे में, पूरा का पूरा विवरण लिखा था, सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, सबके बारे में हविनसांग ने वर्णन लिखा था। अब वर्णन उसने अपने हिसाब से लिखा हो, अपना पक्ष मजबूत रखा था या फिर विदेशी पक्ष मजबूत रखा था, जो भी रखा, लेकिन उसने विवरण लिखा, और उसके बारे उन विवरणों से, यात्रा वृत्तांत कहते हैं उन्हें यात्रा वृत्तांत से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, किसके बारे में, हर्ष के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब हर्ष ने मुख्य रूप से कौन कौन से जो कि इन्होंने विजय प्राप्त की, सैनिक अभियान शुरू किए। तो देखिए 606 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा हर्ष। कब बैठा, 606 ईस्वी में, या ईस्वी लिखा नहीं है, 606 ईस्वी है, ठीक है ना। सिंहासन पर हर्ष है जो कि बैठता है, और इसके बाद में घोड़ों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। घोड़ों के विरुद्ध सर्वप्रथम ये क्या करता है, कार्रवाई करता है, और ये वहां का जो घोड़ों का शासक है, जो कि शशांक नाम का शासक था। उसके बाद में दूसरा अभियान ये कहां चलाते हैं, जो कि मुख्य रूप से था, तो ये 630 से लगा करके 633 ईस्वी में वल्लभी नरेश ध्रुवसेन सेकंड बालादित्य को क्या करता है, पराजित करता है। वल्लभी नरेश ध्रुवसेन सेकंड बालादित्य को क्या करता है, ये पराजित करता है। अब उसके बाद में आगे अपन बढ़ते हैं। बालादित्य को पराजित करने के बाद में 630 से लगा करके 634 ईस्वी में हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। पुलकेशिन सेकंड और हर्ष, ये दोनों ही ऐसे शासक थे, ये दोनों ही साम्राज्य विस्तार को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, महत्वाकांक्षी शासक थे, और अपने अड़ोस पड़ोस वाले राज्यों को क्या करना चाहते थे, जीतना चाहते थे। और दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनका साम्राज्य भी एक दूसरे के पास पास में ही था। हुआ क्या, जब आसपास वाले छोटे छोटे राज्य हैं उनको जीत लिया, तो फिर ये दोनों आपस में भिड़ गए। तो अंदाजा लगाया जाता है, संभवतः जानकारी ये मिलती है कि नर्मदा के तट पर क्या होता है, इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है, युद्ध होता है। 630 से लगा करके 634 में संघर्ष चलता है। उसके बाद में संभवतः इसमें हार किसकी मानी जाती है, हर्ष की हार मानी जाती है। उसके बाद में ये जो अपने प्रमुख हो गए, अपने युद्ध हो गए, और उसके बाद में अपना आता है हर्ष का धर्म व ज्ञान संरक्षण के रूप में मूल्यांकन। अब हर्ष के बारे में आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हर्ष का धर्म के प्रति कैसा लगाव था, उनका ज्ञान संरक्षण के प्रति क्या रुतबा था, कैसे ये इन्होंने काम किए, कौन कौन सा कार्य किया, और उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें एक हर्ष का धर्म से संबंधित है, धर्म से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे कि हर्ष का धार्मिक व्यवस्था के बारे में मूल्यांकन कीजिए, या फिर हर्ष एक धार्मिक शासक है, या फिर धर्म के प्रति बहुत सारा काम किया, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, कनौज सभा अपन महत्वपूर्ण एक आती है, कनौज सभा, जो कि 643 ईस्वी में। कब, 643 ईस्वी में। अब ये कनौज सभा क्यों बिठाई गई, क्यों बुलाई गई, और इनका क्या उद्देश्य रहा। प्रथम प्रश्न तो ये अपना बनता है इतिहास में, इतिहास विषय जब अपन अध्ययन करेंगे तो तारीखों पे चलता है, तो तारीखों में सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कब, कहां और कैसे, क्यों। ये जो मुख्य रूप से अपने किताब के ऊपर भी लिखा हुआ, एनसीईआरटी की बुक्स है ना, तो उस पर देखोगे 12वीं क्लास की, तो कहां, कब, कैसे, क्यों, ये लिखा हुआ होता है। तो इसमें भी देखिए यही कनौज सभा, अब कहां स्थान तो हो गया कनौज, अब कब, 643 ईस्वी में, क्यों, यानी कि ये कनौज सभा
क्यों बैठाई गई, क्यों आयोजित की गई, तो इनका उद्देश्य भी होगा ना। तो इसमें देखिए बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ लेना। 643 ईस्वी में उस समय भारत में क्या कौन आया हुआ था उस अर्स के शासनकाल में, साम्राज्य में? उस समय ह्वेनसांग शासक जो एक विदेशी नागरिक है, ये आया हुआ था। कौन? ह्वेनसांग। अब ये ह्वेनसांग विदेशी नागरिक यहाँ आया हुआ था किसके प्रचार के लिए, या फिर किस धर्म से संबंधित? ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, और बौद्ध धर्म का जो स्थान है, दर्शन है, उनके बारे में जानने के लिए आया था। कुछ प्रचार भी साथ में इसने किया। तो बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेनसांग है जो कि यहाँ आया हुआ था, और बौद्ध धर्म को विकसित करने के लिए ह्वेनसांग की उपस्थिति में इन्होंने क्या बुलाई? कनौज सभा बुलाई। अब कनौज सभा बुलाई तो एक अनुभवी व्यक्ति यानी माना कि ह्वेनसांग है, ये इनकी उपस्थिति में, मान लिया ये ज्ञानवान व्यक्ति है, बौद्ध धर्म के बारे में मान लिया ज़्यादा जानता है, तो इनकी उपस्थिति में जो सभा बुलाई तो सभा के लोगों को क्या होगा? ज़्यादा नॉलेज होगा और ज़्यादा इनके अनुभवों का लाभ है वो मिलेगा। इसलिए इन्होंने 643 ईस्वी में बौद्ध ये कनौज सभा बुलाई। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं, ये कनौज सभा है जो कि अपने 23 दिन तक चलती है, और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रचार होता है। महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, उसका प्रचार होता है, लोगों तक इनका आवाखान किया जाता है, और इनको लोगों को बताया जाता है, जो अन्याय है उनको बताया जाता है। उसके बाद में एक और सभा आयोजित होती है, वो होती है प्रयाग सभा। कौन सी सभा? प्रयाग सभा, जिसे मोक्ष परिषद भी कहते हैं। पहली सभा हो गई कनौज सभा। कनौज सभा में हर्ष ने बहुत कुछ सीखा, धर्म के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया। उसके बाद में 643 ईस्वी में, इससे पहले भी 6-7 सभाएं हो चुकी थी, और 6-7 सभाओं में यह भी शामिल थी, प्रयाग सभा भी शामिल है, उज्जैन सभा भी शामिल है। तो जैसे जैसे धर्म के प्रति इनकी जो लगाव है बढ़ता गया, 643 ईस्वी में गंगा यमुना मिलती है, वहां पर ये क्या होता है? इनका प्रयाग सभा है जो कि आयोजित होती है। इसे मोक्ष परिषद भी कहते हैं। अब इसमें देखिए ये 75 दिन तक ये सभा चलती है, और 75 दिन में राजा क्या करता है? हर्ष क्या करता है? दान पुण्य करता है, धर्म का प्रचार करता है, लोगों के कल्याण के कार्य करता है, और पुण्य से संबंधित है, लोक कल्याण से संबंधित कार्य करता है। और राजा ने सब कुछ है जो कि 75 दिन में अपने प्रजा को बांट दिया। जो भी इनके पास में धन दौलत वगैरह थी वो क्या कर दी? प्रजा को बांट दी। और इसके साथ साथ में शिक्षा का प्रचार है वो भी इन्होंने जारी रखा। फिर कुछ लोग या फिर कुछ वृत्तांतों में ये भी लिखा आता है कि इसके बाद में हर्ष के पास में कुछ भी नहीं बचता है, हर्ष सब कुछ दान कर देता है, और उसके पास में पहनने के लिए कपड़ा भी वो भी दान कर दिया। फिर इन्होंने अपने बहन से कपड़ा मांग करके पहना, ऐसा भी अपने को पढ़ने के लिए मिलता है। तो हर्ष का जो धर्म के प्रति किस प्रकार का व्यवहार था उसके बारे में अपन ने पढ़ा। प्रयाग सभा होगी, उज्जैन सभा होगी। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रयाग सभा क्या है, उज्जैन सभा क्या है, 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। दोस्तों एक बात और कहना भूल गया, वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि आप कौन से जिले से संबंधित हैं, कौन से विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, उसका जरूर आप लिख करके बताइएगा, हमें भी पता चले कि आप कहाँ से जुड़े हुए हैं हमसे। और बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके बार बार रिक्वेस्ट करे कि सर वीडियो लाइए, लेकिन देखिए आप तो घर बैठे हैं, लेकिन हमें विद्यालय जाना पड़ता है, सरकारी लगे हुए हैं, तो फिर नियमानुसार वहाँ जाना पड़ता है। उसके बाद में अब कुछ कार्य हो जाने की वजह से रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी वीडियो आप तक मिलेगा वो मेरी कोशिश के अनुसार मैं अच्छा ही उपलब्ध करवा पाऊँगा। ये थोड़ा मैंने हाथ से लिख करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, कुछ समझ में ना आए तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टाइप करने के लिए आधा पौन घंटा चला जाता है, उसके बाद में पहले बनाना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है, उसके बाद में आप तक वीडियो उपलब्ध हो पाता है। अब इसमें देखिए हर्ष का शासन प्रबंध है वो किस प्रकार से था, शासन कैसे करते थे, जो हर्ष शासक है वो किस प्रकार से हर्ष राजा वो शासन करता था। तो देखिए इनका शासन है वो निरंकुश प्रशासन था, और इनका जो केंद्रीय व्यवस्था और ग्राम सभा व्यवस्था के रूप में इनका शासन व्यवस्था है, साम्राज्य है जो कि विस्तारित था, केंद्रीय स्तर भी था और ग्राम सभा भी थी।
ऊपरी लेवल से लगा करके जमीनी स्तर तक भी इनका शासन व्यवस्था है, जो कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था लागू है उस हिसाब से बढ़िया अच्छे तरीके से लागू था। केंद्रीय व्यवस्था में ऊपरी लेवल से लगा करके मंत्री परिषद के बाद में अधिकारी वगैरह, अधिकारी से लगा करके जिला स्तर के बाद में तहसील स्तर वर्तमान में है ना, वैसे के वैसा सिस्टम है जो कि इनके कार्यकाल में भी था। अब देखिए, राजा और जनता के मध्य क्या था, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क था और कभी कभार अर्श है जो कि बिना बताए किसी ग्राम में चला जाता था और उनसे सीधा संवाद करता था, चर्चा करता था। उसके बाद में देखिए, राजा है अर्श ने जन कल्याणकारी कार्य किए और प्रजा के लिए, और राजा के अंतर्गत एक मंत्री परिषद होती थी जो कि राजा को सलाह मशविरा देने के लिए और जनता का कार्य करने के लिए, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता तो ये मंत्री परिषद है जो कि जनता का कार्य करती थी। सचिवालय होता था जिसमें अधिक मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। मुख्य अधिकारी हैं जो कि अब अपने अंतर्गत आने वाले समस्त जिला स्तर पे आप कह सकते हैं, और तहसील स्तर पे, यानी वर्तमान को अपन मान करके चलेंगे। हालांकि आगे अपन पढ़ेंगे कि इनका जो ढांचा था, प्रशासनिक ढांचा, वो किस प्रकार से था। तो ये अपने अधीन है वो कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे, उनसे जो भी कार्य होता था वो लेते थे, और लेन देन है जो कि चालू होती थी कर वगैरह जो उसकी। ठीक है, अब एक मान लिया राजा है तो सेना तो उसके पास में होगी ही, और हजारों की संख्या में इसके पास में पैदल सैनिक होते थे, और घुड़सवार और हाथी सवार और अन्य भी इनके पास में सैनिक हुआ करते थे। तो ये तो हो गया अपने अर्थ का शासन प्रबंध में अपने देखिए, इनका साम्राज्य है जो कि दो भागों में व्यक्त था। एक तो था भुक्तियों और दूसरा है विषयों। भुक्तियों में विभाजित था और दूसरा है विषयों। वर्तमान समय में अपना जो राज्य होता है वो राज्य जिलों और तहसीलों में, जिलों और जिला है जो कि तहसीलों में विभक्त था। तो वैसे ही इनका जो साम्राज्य है वो दो भुक्तियों और विषयों में विभाजित था। भुक्तियों को अपन जिला कह सकते हैं और इन्हें अपन तहसील कह सकते हैं, विषयों को। अब कर, तीन प्रकार के कर थे मुख्य रूप से। तो इसमें देखिए, भाग और हरिणे और बलई, तो ये तीन मुख्य रूप से कर थे। इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाग क्या है, हरिणे क्या है, बलई क्या है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इनकी जो साम्राज्य में साम्राज्य हो गया, साम्राज्य के भाग हो गए, और साम्राज्य के भाग के बाद में दंड विधान। अब प्रत्येक साम्राज्य में ये व्यवस्था होती है, कोई व्यक्ति गलती भी करता है, गलती करने के बाद उसके दंड क्या दिया जाएगा। अब वर्तमान समय में यही होता है, जेल होती है, भारतीय संविधान के अनुसार उस पर मुकदमा चलता है, और उनके अनुसार जो जैसा उन्होंने अपराध किया उसके अनुसार सजा मिलती है। तो आज के समय में भी किस प्रकार का हाई लेवल का कोई व्यक्ति है वो उच्च लेवल का अपराध कर लेता है तो उनके साथ में कैसी कार्रवाई होती, तो इसके बारे में देखिए। तो देखिए, दंड विधान में आप देखिए, अपराधी है जो कि नगर से बाहर कर दिया जाता था, और किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड है उसे नहीं दिया जाता था। यानी कि किसी भी प्रकार का उच्च लेवल का अपराध किया है व्यक्ति ने, तो उसे सजा क्या मिलती थी, उसे सजा यह मिलती थी कि गांव से उसे बाहर निकाल दिया जाता, जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जंगलों से वापिस है वो गांव में नहीं घुसने दिया जाता था, ये उसे सजा मिलती थी, और जंगलों में अपनी पूरी जिंदगी है वो काटनी पड़ती थी। ये दंड विधान था उस समय में। किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड है जो कि नहीं दिया जाता हर्ष के साम्राज्य में। ठीक है, ये तो हो गया अपने हर्ष के बारे में, हर्ष का साम्राज्य, और हर्ष के साम्राज्य के साथ साथ में उनकी जो व्यवसाय किस प्रकार से थी, प्रशासन किस प्रकार का था, उसके बारे में अपने पढ़ा। अब अपन अध्ययन करते हैं। हर्ष के शासन काल में एक व्यक्ति आता है, यात्री आता है, वो है अवेंसांग। भारत में आता है और भारत के बारे में कुछ विवरण लिखता है, कुछ जानकारियां लिखता है उसके बारे में कि उसने, अवेंसांग ने अपने भारत में क्या क्या जानकारी लिखी। तो देखिए, अवेंसांग का भारत विवरण। इसमें दोस्तों अवेंसांग है जो कि चीनी बौद्ध यात्री था और हर्ष के शासन काल में भारत में आया। अब यही प्रश्न रहता है कि कौन था, कहां और क्यों। पहले मैंने बताया था वही अपने इतिहास विषय में चलता है। तो देखिए, ये आया क्यों, तो इसमें देखिए, बौद्ध स्थल, दर्शन, बौद्ध स्थल है भारत में, और जो दर्शन है उसको समझने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए कहां आया, भारत में आया। कौन आया, अवेंसांग। अवेंसांग यानी यह प्रश्न पूछा जाता है, अवेंसांग और हुआयांग। अवेंसांग किसके शासन काल में आया, तो अवेंसांग है वो हर्षवर्धन के शासन काल में आया। ह से ह आप जोड़ दीजिए, यानी आपको याद रह जाएगा। अब देखिए, अवेंसांग यहां आता है और भारत के बारे में क्या क्या लिखता है।
तो देखिए हवेंसांग भारत में आने के बाद में सामाजिक स्थिति के बारे में लिखता है कि समाज वर्ण व्यवस्था में विभाजित थी। अब वर्ण व्यवस्था में आपने पहले भी पढ़ा होगा, चर्चा भी की होगी, वर्ण व्यवस्था कौन कौन सी है। तो समाज को पहले अपने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में कह सकते हैं कि 4 वर्णों में विभाजित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों व्यवस्थाओं में विभाजित था समाज। ऊपर के जो 3 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के पास में अध्ययन का कह सकते हैं या फिर इन्हें उच्च लेवल का माना जाता था उस समय समाज में, और जो स्वच्छता से संबंधित कार्य करते थे। और शूद्र है जो कि जिन्हें अपन कह सकते हैं उस समय ये मानते थे, अपने नीच काम करते थे, जो मैला ढोला उठाने वाले लोग, उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। जो अंतिम सिरा है शूद्रों वाला, वो उसके लिए छोड़ा गया था। ये उस समय की व्यवस्था थी, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए चारों व्यवस्था में उस समय का समाज है जो कि विभाजित था, और ब्राह्मण, वैश्य और इन लोगों को क्या था, शिक्षा का अधिकार था। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, ऊपर के जो लोग हैं, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा था, उन्हें वेदों का अध्ययन और अध्यापन कार्य करवाने का अधिकार था। अब देखिए अंतरजातीय विवाह है उस समय प्रतिबंध था इनके शासन काल में। ये लिखते कौन है, हवेंसांग लिख रहे हैं कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में अंतरजातीय विवाह है जो कि प्रतिबंधित था। उसके बाद में आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक पक्ष के बारे में जानकारी लिख रहा है। तो ये लिख रहा है कि समृद्ध भूमि, यानी कि समृद्ध भूमि यानी कृषि, खेतीबाड़ी भी अच्छी हुआ करती होगी, जब तब समृद्ध भूमि के बारे में लिखा है। अच्छी खेतीबाड़ी यानी कि जो गांवों का विकास है, कच्चा माल है, उनका भी उत्पादन ज्यादा हुआ होगा। उसके बाद में मुद्रा का प्रचलन के बारे में लिखते हैं कि मुद्रा का प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में था। वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था, वस्त्र उद्योग के लिए काफी नगर भी प्रसिद्ध थे। समाज श्रेणी व्यवस्था में प्रचलित था। समाज है वो वैसे ही अपने ऊपर विभाजित किया कि समाज है वो श्रेणी व्यवस्था में या फिर वर्ग व्यवस्था में विभाजित था। दोस्तों ये मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने रख रहा हूं। इसके साथ ही आप किताब का भी अध्ययन कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद में आप वीडियो देखोगे तो काफी फ्रेम में आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा, आप किताब का अध्ययन करोगे तो आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हो सकता है मेरे वीडियो आपको समझ में नहीं आए, तो यूट्यूब पे मैं आपको ये सुझाव देता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा है कि मेरे वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे अन्य टीचरों के भी वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी देखिए, अच्छी मेहनत कीजिए और आपने जो लक्ष्य तय कर रखा है वहां पहुंचने की कोशिश कीजिए। कुछ परिस्थितियां आपको वहां तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रही होगी, लेकिन वो केवल यदि आपने मन में ठान लिया तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। अपनी पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से जारी रखिएगा। मेरे वीडियो यदि अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट तो करते रहिएगा। इसलिए आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, प्रत्येक वीडियो पे आपने सबसे ज्यादा व्यूज लाए, इसलिए मैं भी समय निकाल करके आप तक ये वीडियो उपलब्ध करवा पा रहा हूं। अब देखिए अपने धार्मिक आर्थिक पक्ष हो गया, और उसके बाद में अपना सामाजिक और आर्थिक पक्ष हो गया। उसके बाद में अपना अगला पक्ष आता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन हर्षवर्धन के समय किस प्रकार से था, तो इसके बारे में देखिए। धार्मिक जीवन का प्रमुख लक्ष्य था ज्ञान की खोज करना। लोग पूजा पाठ वगैरह है, मंदिर वगैरह जाना है, मस्जिद वगैरह है, जो भी धार्मिक स्थल है उस समय थे। उस समय जो धार्मिक गतिविधियां होती थी वो किसके लिए होती थी, वो होती थी ज्ञान की खोज करना। इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसमें काफी प्रचलन में था, काफी प्रचार प्रसार भी हो रहा था, इनके अनुयायी बढ़ रहे थे। इसी के साथ ही सभी धर्मों की मूर्ति पूजा है जो कि उस समय होती थी। ये मुख्य तथ्य हैं जो कि अपने धार्मिक जीवन से संबंधित है। और इसी के साथ में राजनीतिक जीवन में दोस्तों देखिए, हर्षवर्धन के बारे में पहले भी अपने बता दिया था कि लोक कल्याणकारी इन्होंने कार्य किए, दान पुण्य सबसे ज्यादा किया, शिक्षा का प्रचार किया। और कभी कभार ये हर्षवर्धन है वो स्वयं ये वर्णन कर रहा है हमेशा कि हर्षवर्धन स्वयं है वो जनता के बीच में चला जाता था और जनता से प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करता था कि आपके क्या समस्या है और प्रजा क्या चाह रही है, उसके अनुसार ये कार्य करता था। तो ये तो हो गया अपने धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में। अब देखिए शिक्षा, उस समय शिक्षा किस प्रकार से थी, शिक्षा के बारे में क्या क्या व्यवस्था थी, तो उसके बारे में अपने लिख रहे हैं, ये अपने हवेंसांग लिख रहे हैं कि शिक्षा उस समय विहारों और गुरुकुलों में होती थी।
और यह भी आपने सुना होगा कि उसमें शिक्षा किसमें होती थी, विहारों और गुरुकुला में, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण व्यवस्था में विभाजित थे। तो इसमें देखिए जो ब्राह्मण हैं उनको वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन करवाना उसमें काफी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था आगे जाकर के बिगड़ गई। इसमें शिक्षा है विहारों और गुरुकुलम होती थी, वेदों का पाठ है वो मौखिक, और उस समय वेदों का पाठ है वो मौखिक करवाया जाता था और मौखिक होता था, और ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। नालंदा व बल्बी शिक्षा का क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। तो इसी प्रकार दोस्तों हमें हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन का साम्राज्य, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन, और इसी के साथ में ह्वेनसांग ने उनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या जानकारी दी है, उसके बारे में भी अपन ने इस वीडियो में अध्ययन किया। इससे पहले भी दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने 10-11 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उन्हें भी आप देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, दोस्तों तक पहुंचाओगे, उतनी जल्दी ही मैं आपको अगला वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। और भी मैंने इस वीडियो में कहा था कि आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले कि आप कौन से ज़िले में बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, तो आप भी बताइए कौन से ज़िले से है, और आपकी विद्यालय जहां आप अध्ययन करें उनका भी नाम लिख दीजिएगा। नहीं लिखो तो ज़िले का नाम तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।